गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की हमारी स्किल है रीइंफोर्समेंट स्किल विच इज़ द पार्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में डिफरेंट स्किल्स के थ्रू हम अपनी जो टीचिंग मेथड है उसको इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें, जो भी हम पढ़ाना चाह रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफ़िल हो सकें। तो रीइंफोर्समेंट स्किल एक्चुअली है क्या? रीइंफोर्समेंट इज़ अ टेक्निक विच इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो अगर हम सिर्फ उन्हें एक्सप्लेन करते रहेंगे तो वो पैसिव लिसनर्स की तरह उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा लर्निंग में। तो हमें उन्हें भी एक्टिव रखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बीच बीच में से बच्चों से क्वेश्चंस करते हैं, और जब भी बच्चे क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर देते हैं तो हम उन्हें रीइंफोर्स करते हैं, तारीफ़ करते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं, इस तरह के पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं जिससे कि वो और मोटिवेट हों, इंटरेस्ट लें अपने स्टडीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो अभी अपन ने बात की कि हम बच्चों को मोटिवेट जिससे करते हैं, और निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि जब बच्चा कुछ आंसर दे रहा है या वो कोशिश कर रहा है और उसने थोड़ी सी गलती कर दी तो हम एकदम उस पर गुस्सा कर दें, उसको डांट दें, तो ये होता है निगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो इससे क्या होता है, बच्चे का ध्यान, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, तो बच्चे का ध्यान पढ़ाई से हटता है, उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं हमसे उनका इंटरेस्ट ना रहे, इसलिए हमें उनको हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अभी हमने जैसे डिस्कशन किया कि हम बच्चों की शाबाशी देते हैं अगर उन्होंने बढ़िया काम किया, उनको मोटिवेट करते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब आपको ये समझना है कि हमें कभी भी बच्चे की तारीफ़ बिना कारण के नहीं करनी है, रीइंफोर्समेंट ज़बरदस्ती बार बार नहीं देना है। हमें यही ध्यान रखना होगा कि हम गुड कब बोलें, वेरी गुड कब बोलें। फिर बच्चे ने बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके बहुत शानदार आंसर दिया होगा, तब हम उसे एक्सीलेंट टाइप के रीइंफोर्समेंट देंगे। नहीं तो अगर आप हर बात में उनको गुड वेरी गुड कहेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जिस तरह से बच्चे क्या थोड़े से एंथुसियास्टिक होते हैं कि हाँ हमें मैम की तारीफ़ गेन करनी है, तो इसके लिए हम और अच्छा परफॉर्म करें, तो अगर आप बार बार इन्फोर्समेंट देंगे अननेसेसरी तो उनका असर कम हो जाएगा बच्चों के ऊपर। ठीक है, तो हमें बहुत सोच समझ के रीइंफोर्समेंट देना होता है, इसीलिए ये स्किल हम स्टडी करने जा रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया है कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट हमें बच्चों को नहीं देना है। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट इन टीचिंग ये भी इंक्लूड हो चुका है, जो अभी हमने डिस्कशन किया। एक्चुअली हमारा मोटो क्या है, ये तो सारे आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, एडवांटेजेस ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इसके बाद मीनिंग ऑफ स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे मैं आपको कंपोनेंट ज़रूर बता देती हूँ, लिस्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो ये क्या है आप समझ सकते हैं। रीइंफोर्समेंट इज़ अ स्किल टू बी efficient in any skill. It is necessary to know the each and every little step related to skill. These micro steps are called components. Reinforcement has following 7 components. अब यहाँ पे 7 components कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए। फर्स्ट है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। जब अपन गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट इस तरह के बच्चों को बोलते हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, तो ये होता है हमारा पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, क्योंकि हम वर्बली उनको मोटिवेट कर रहे हैं। अब पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट किस टाइप का होता है, जब हम उनके सही आंसर पे स्माइल करते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं, तो वो हो जाएगा नॉन वर्बल, है ना। तो और है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब आप देखें निगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, जब हम बच्चे को डांटेंगे, नहीं ये तुमने सही नहीं किया, तो ये हो जाएगा निगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। फिर निगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, हम बच्चे को गुस्से से देखेंगे, उसकी किताब कॉपी पटकेंगे क्योंकि उसने सही आंसर नहीं किया या इनकम्प्लीट किया है,
तो ये होगा निगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। ये दोनों निगेटिव रीइंफोर्समेंट हमें अवॉइड करने हैं। अब एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट एक्चुअली क्या होता है, जब हम बच्चे से कोई स्टेप वाइज क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हों, है ना, तो बच्चा ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा कॉन्फिडेंट हो, तो हमें उसको मोटिवेट करना होगा। जैसे उसने बताया तो हम उसको ये स्टेप बाय स्टेप हम उसको जब देते हैं ये हुंकार, तो क्या होता है, उसको मालूम पड़ता है कि वो सही कर रहा है, ठीक है। तो इससे उसमें कॉन्फिडेंस आता है, वो आगे के आंसर देता रहता है। तो यहाँ पर जब हम इस तरह के यूज़ करते हैं, ना हम कुछ बोल रहे हैं और ना हम चुप हैं, तो इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे रिपीटिंग एंड रिफ्रेशिंग पीपल्स रिस्पॉन्स। तो ये क्या हो जाएगा, अब बच्चे का आंसर अगर अच्छा है और अप टू द मार्क है, तो हम क्या चाहेंगे कि बच्चा जो बोला है वो उसको उस चीज़ का फीडबैक मिले कि हाँ उसने बिल्कुल करेक्ट बोला है। और उसके अलावा एक और चीज़ हम चाहते हैं कि जो बच्चे नहीं बता पाए हैं वो ध्यान से सुने। तो ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट की आवाज़ सारे बच्चों तक पहुँचे, तो हमें अपने सही आंसर को रिपीट करना होगा स्टूडेंट्स के और रिफ्रेश करना होगा। इससे जो बच्चे ने आंसर सही दिया है उसको कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि येस आई एम डूइंग वेल, और दूसरी बात दूसरे बच्चे भी इसका लाभ ले सकेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन है, जो लास्ट वन है 7th, राइटिंग पीपल्स आंसर ऑन ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे भी यही बात है, बच्चे ने अगर बोला है परफेक्ट आंसर और हम चाहते हैं कि ये बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट्स के लिए उन्हें रिकॉल करना चाहिए और लिख लेना चाहिए अपनी कॉपी में, तो हम क्या करते हैं, उनका आंसर जो बोला गया है, अगर थोड़ी सी मिस्टेक्स भी होती है ना यहाँ पे उनकी सेंटेंस मेकिंग में, तो हम उसको करेक्ट करके ब्लैक बोर्ड पे उसका लिखते हैं आंसर। और साथ में हम बोल के जब हम बोलेंगे तो क्या होगा, रिपीटिंग एंड रिफ्रेशिंग पीपल रिस्पॉन्स, जो हमारा 6th वाला पॉइंट है। और जब हम लिखेंगे बोर्ड पे तो क्या हो जाएगा, 7th वाला अपना कंपोनेंट फिलअप हो जाएगा, राइटिंग पीपल्स आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब यहाँ पे 7 कंपोनेंट्स हमने समझ लिए हैं। अब हम इसको सीधे लेसन प्लान में यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, लेसन प्लान हमेशा राइट हैंड साइड पेज से बनाना स्टार्ट करना है। लेफ़्ट हैंड साइड भले ही छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जैसे हम प्लान 1 स्टार्ट कर चुके हैं, यहाँ पे जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट टीचर्स नेम, यहाँ पे स्कूल का नाम इसलिए छूटा है क्योंकि कोविड सेशन में हम कहीं पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, अदरवाइज़ स्कूल का नाम पहले आता है फिर क्लास का नाम आता है। उसके बाद टॉपिक के पहले फिज़िक्स आता है, यहाँ पे वो छूट गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अपना सब्जेक्ट लिख के फिर टॉपिक लिखिएगा। यहाँ पे डेट एंड ड्यूरेशन राइट हैंड साइड में जो होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 सेशन होंगे। राइट हैंड साइड में आप डेट लिखेंगे, ड्यूरेशन लिखेंगे, उसके अलावा पीरियड भी आप चाहे तो लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब भी आप कंपोनेंट बेस्ड बनाएंगे लेसन प्लान माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड, उसका एक तो ड्यूरेशन कितना आपको पता है, 5 से 10 मिनट का होता है ना। उसके बाद में उसमें 3 कॉलम बनेंगे, स्टूडेंट टीचर्स बिहेवियर और कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका मैटर है वो छोटा होगा, 5 से 10 मिनट में कवर हो जाए इस तरह से होगा। और उसमें सारे आपके कंपोनेंट जो हैं पर्टिकुलर स्किल के लिए वो कवर हो जाने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि हमने लिखने का स्टाइल कैसा रखना है। यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखा है ना, आपने क्वेश्चन पूछा तो उसी समय बच्चा आंसर नहीं दे रहा है ना, तो ये वाला पोर्शन हमेशा खाली रहेगा। आपको हमेशा उसकी एक लाइन नीचे से आंसर देना है बच्चे का। उसके बाद जब बच्चे का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, उसके पहले तो आप कुछ नहीं बोलोगे ना, तो उसके बाद ही आपको अपना आउटपुट देना है या फिर जो भी अपनी बात रखनी है। ये बात आप सभी को हमेशा ध्यान रखनी है कि हमेशा राइटिंग स्टाइल इसी तरह से होना चाहिए कि जब भी या तो स्टूडेंट टीचर बिहेवियर है तो उसका जब फिनिश हो जाएगा तब स्टूडेंट बिहेवियर स्टार्ट होगा, ठीक है। और स्टूडेंट बिहेवियर जब कंप्लीट होगा उसके बाद स्टूडेंट टीचर बिहेवियर स्टार्ट होगा। ये क्लियर है सभी को। स्टूडेंट टीचर को आप वो प्यूपिल ट्रेनी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी स्टडी कर रहा है टीचिंग को, तो उसको हम या तो टीचर ट्रेनी बोलेंगे या फिर प्यूपिल ट्रेनी बोलेंगे या फिर स्टूडेंट टीचर बोलेंगे। इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब भी हम कोई कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो हमको 3rd वाले कॉलम में लिखना होता है उसका शॉर्ट फॉर्म। ओके,
यहाँ पे हमने क्या किया, बच्चे ने आंसर दिया। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन हाउ मैनी टाइप्स, हमने क्वेश्चन पूछा था, उसने बता दिया कि 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे 8th के बच्चे को तो ये पता ही होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम वेरी गुड, एक्सीलेंट इस टाइप से नहीं बोलेंगे, ओके, ठीक है। यहाँ पे हमने ओके बोला, इसको PVR दिया, मतलब बच्चे को ये क्लियर हो गया कि यस ही हैज़ गिवन राइट आंसर। नेक्स्ट आपका जो रहेगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चा एक तो नहीं है, 1 बाय 1 बताएगा, तो उसके बीच में उसको मोटिवेट कैसे करना है, तो हम EVR, एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चे ने बोला सॉलिड्स ऑक्यूपाई लेस स्पेस, सॉलिड आर हार्ड, और सॉलिड हैव डिफाइनेट साइज एंड शेप। तो यहाँ पे अगर और भी अगला पॉइंट होता तो हम करते शायद, लेकिन अभी जितना बच्चे ने बता दिया हमें इनफ लग रहा है, तो हम उसको करेक्ट बोल के, और यहाँ पे हमने जहाँ पे यूज़ किया है वहाँ पे EVR यूज़ किया है, जहाँ पे हमने करेक्ट उसको बोला वहाँ पे पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट यूज़ किया है, तो वो लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि बच्चा जब परफॉर्म कर रहा है तब आपके कंपोनेंट यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि कंपोनेंट आप यूज़ कर रहे हैं, बच्चा यूज़ नहीं कर रहा। जब बच्चे से आपने क्वेश्चन पूछा, उसके बाद उसने आंसर दिया, तब आपने रीइंफोर्स किया, तो उसके बाद रीइंफोर्समेंट हमेशा आपकी जो बिहेवियर है उस सीक्वेंस में, उस लाइन में लगेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे वाई सॉलिड आर कवर लेस स्पेस, तो उसने बच्चे ने इसका भी आंसर दे दिया प्रॉपर, तो हमने उसको वेरी गुड बोला और यहाँ पे पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डज लिक्विड हैज़ डिफाइनेट शेप, तो हमने उसको, अगर बच्चे ने आंसर नहीं दिया है तो यहाँ पे जैसे जनरली होता है कि हमने गुस्सा दिखाया बच्चे को कि यार तुमको इतना भी नहीं पता, आंखों से ही दिखाया भले, है ना, तो वो हमें नहीं करना है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट हमें नहीं देना है। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हमें ये बिहेव नहीं करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बच्चे से अपन पूछते हैं तो वो आंसर देता है कि नो लिक्विड ऑक्यूपाई शेप्स ऑफ कंटेनर, ठीक है, इसका कोई शेप ही नहीं होता, तो वो उसका आंसर यहाँ पे उसने आंसर दिया। अब हमने क्या किया, उसका आंसर यहाँ पे बच्चे को नहीं आया था ना, तो वो रिकॉल कर सके अच्छे से, इसलिए हमने उसके आंसर को ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा, WPAB यानी राइटिंग प्यूपिल्स आंसर ऑन ब्लैक बोर्ड, और RNRR क्या हुआ, रिपीटिंग एंड रिफ्रेशिंग ऑफ प्यूपिल्स रिस्पॉन्स, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक कि हमें अपने रिस्पॉन्स के आगे, जब हम बच्चे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, उसके आगे कंपोनेंट लगाना है, बच्चे के आंसर के आगे कभी कंपोनेंट नहीं लगाना है। उसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लें, बच्चे का आंसर उसके नीचे से स्टार्ट होगा और नीचे वाली लाइन से, और जब बच्चे का आंसर हो जाए उसके नीचे वाली लाइन से हमारा रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी होगी, ओके। तो ये आपका रीइंफोर्समेंट का स्टाइल होगा। यहाँ पे हमने निगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट का भी बता दिया है कि हमको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। हम नो में सर हिलाते हैं, बच्चे ने बाई चांस गलत आंसर दिया है ना, तो हम अगर निगेटिव रिस्पॉन्स दें, उसको सिर भी हिला रहे हैं नहीं में, तो वो निगेटिव ही है रीइंफोर्समेंट, जो हमें नहीं देना है, अवॉइड करना है, ठीक है। ऐसे समय क्या करना चाहिए, ऐसे समय आप दूसरे बच्चे को उठा के और सही आंसर ले लो और उसको रिस्पॉन्स दे दो, है ना, पॉजिटिव वाला, वो ज़्यादा सही रहता है। यहाँ पे हमने सारे इस तरह से कंपोनेंट्स सातों यूज़ कर लिए हैं। उसके बाद में राइटिंग आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड, जो बच्चे ने अपने को दिया है उसको हमने रिपीट किया है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, तो राइटिंग पीपल्स आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो इस तरह से हमारा ये पूरा फिनिश हो जाता है। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं कि हमने कंपोनेंट्स का किस तरह से यूज़ किया है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स यहाँ पे डिज़ायरेबल बिहेवियर, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर और फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हमने सातों कंपोनेंट लिख लिए। फिर अपने जहाँ जहाँ भी लिखा है यहाँ पे उनको काउंट कर लेते हैं कि जैसे PVR कितनी बार आया है, PVR जितनी बार आया उसको हमने 4 टाइम्स आया तो 4 टाइम्स लिख लिया। तो यहाँ पे टैली स्टाइल में लिखेंगे और टैली मार्किंग करेंगे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में हम उसके नंबर लिख लेंगे, न्यूमेरल फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट यहाँ पे यूज़ नहीं किया है तो डैश लगा लेना। निगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट NVR, निगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, ये अनडिज़ायर्ड बिहेवियर है जो हमें नहीं करना चाहिए था, इसलिए अनडिज़ायर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है।
तो हमें क्या होता है, जब ये फीडबैक अपन लेते हैं तो हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हमें नेक्स्ट टाइम क्या सही है और डिज़ायरेबल कंपोनेंट है उनको यूज़ करना है और क्या अनडिज़ायरेबल है उनको यूज़ नहीं करना है। बस ऑब्जर्वेशन टेबल इस तरह से आप फिल कर लेंगे जितनी बार भी उनको यूज़ किया है। या तो डिज़ायरेबल मैनर है तो आप कोशिश कीजिएगा डिज़ायरेबल बिहेवियर आपका ब्लैंक ही रहे। ओके, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि हम वैसा नेगेटिव बिहेवियर करें ही नहीं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करके मुझे रीज़न ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।